हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखिए, ठंडी यार बढ़ चुकी है, ठीक है। और आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत जबरदस्त रही तभी आप जबरदस्त पढ़ाई कर पाओगे। अगर बीच में आपकी सेहत में थोड़ा सा भी गिरावट आई तो आपकी पढ़ाई जाएगी रुक। और अगर एक बार पढ़ाई आपकी रुकी तो इस समय समझ रहे हैं ना, दिसंबर का महीना चल रहा है और अगर अब आपकी पढ़ाई रुकी तब आप उन सारी चीजों को कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना और ठंडी से बचना। ओके, चलो, अगर ये सारी चीजें आप केयर करते हो तो आप एक बेस्ट रिजल्ट बहुत ही आराम से दे पाओगे। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कमरे के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। वो प्रश्न जो कमरे से रिलेटेड आते हैं कि भाई अगर अपन एक कमरे में होते हैं तो उस कमरे से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कितने क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे कि कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है। अब कमरे के क्षेत्रफल में बात आती है भाई कि पूरे कमरे का क्षेत्रफल या केवल फर्श का क्षेत्रफल। तो एक बात याद रखना, अगर केवल लंबाई और चौड़ाई मेंशन करी गई है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, केवल फर्श का क्षेत्रफल की बात करेंगे। और सारे जनों को ये बात पता है कि फर्श का क्षेत्रफल या नॉर्मल क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नॉर्मल कमरे का क्षेत्रफल अगर निकालने की बात करें तो हम केवल लंबाई और चौड़ाई से काम चला सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको दे दिया गया है लंबाई जो है वो 10 मीटर है, लंबाई जो है वो 10 मीटर है और चौड़ाई जो है वो मान लो 5 मीटर है। वो कितना है? 5 मीटर है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कमरे का क्षेत्रफल बताओ, कमरे का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग करते हैं तो 10 गुणे 5 कर दो तो 10 पचे 50 मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर लिखा जाता है। ओके, तो ये चीज आपकी निकल के चली आई कि 50 वर्ग मीटर क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल होगा। ओके, तो कमरे का क्षेत्रफल अब आप आसानी से निकाल लेंगे। कमरे में कभी अगर आपसे ये कहे कि फर्श का क्षेत्रफल, अगर स्पेशली कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अगर वही ये कहता है कि छत का क्षेत्रफल तो जो चीज आपके फर्श का होता है वही आपका छत भी होगा। भाई जैसे सेम होता है ना, जैसे नीचे तुम्हारी फर्श होती है वैसे ही तो छत होती है, तो छत का भी क्षेत्रफल वैसे ही सेम आएगा। कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, आराम से निकल के चला आएगा। ये वाला सेशन हम लोगों ने इसलिए भी रखा क्योंकि अब दिसंबर का महीना आ गया है। आप जितने भी क्वेश्चन लगा चुके हैं, मैक्सिमम लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही गजब चल रही होगी, लेकिन अब जरूरी है धीरे धीरे करके हमें उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की। तो एक तरीके से ये कहो कि एक रिवीजन क्लास है, ये एक सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है जिसमें आपको एक दिन मैं एक टॉपिक लूंगा और उसको प्रॉपर आपको समाप्त करवा दूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी उसकी तैयारी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भाई चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ओके, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। चलो, अब जैसे ही बात आती है चारों दीवारों के क्षेत्रफल की, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट बंद, गुणे ऊंचाई। यानी कि अगर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, सपोज करो कि आपको लंबाई जो दी गई है वो मान लीजिए 10 मीटर, चौड़ाई जो दी गई है वो मान लीजिए 5 मीटर और जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई मान लीजिए आप 3 मीटर दिया गया है। 10, 5 और 3 मीटर अगर आपको दिया गया है और आपसे ये कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ खिड़की सहित या खिड़की को छोड़ के, इसको अभी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो भाई अगर 10 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है तो क्या आप आसानी से निकाल नहीं पाओगे? बहुत आराम से निकाल लोगे। देखो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 10 और चौड़ाई है कितना? 5 और ब्रैकेट बंद करने के बाद आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इधर देखो 10, 5 और जब इस तरीके की बात होती है तो हमको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करो। 10 + 5 = 15, तो 2 × 15 × 3 तो 15 दूना 30 और 30 3
90 90 मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में लिखा जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है। अगर साथ में वो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाए ये कि भाई चारों दीवालों में, जैसे एक दीवार इधर की होती है, एक दीवार इधर की होती है, एक दीवार ये होती है, एक दीवार ये होती है, तो ये चारों दीवारें हो गई। अब अगर उसमें ये कह रहा है कि दो दीवारों में 1 गुणे 1 मीटर की, यानी कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई की, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई की 2 खिड़कियां लगी हैं, तो खिड़की को छोड़ के बाकी दीवार का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई खिड़की तुम्हारी क्या है भाई, खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लो, खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लो। खिड़की का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग मीटर होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर 2 खिड़कियां हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 4 खिड़कियां हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4 हो जाएगा। अब जितना आ रहा है उसमें से खिड़की के क्षेत्रफल को घटा दो, बाकी बची दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें अगर 2 खिड़कियां थी तो ये 2 वर्ग मीटर हो गया, 2 वर्ग मीटर हो गया। अब यही 2 वर्ग मीटर इस 90 में से घटा दो, जैसे ही 90 में से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा, 90 में से 2 घटाए 88 मीटर स्क्वायर। 88 मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या आ गया, 88 वर्ग मीटर। क्या आ गया तुम्हारा, 88 वर्ग मीटर आ गया। शेष बची दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें ये कह रहा है खिड़की सहित, तो खिड़की सहित का मतलब ये होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल केवल आपको निकालना है। खिड़की को छोड़कर, इसका मतलब जो खिड़की की लंबाई चौड़ाई दी गई होगी उस खिड़की की लंबाई चौड़ाई को आप क्या करोगे, गुणा करके खिड़की का क्षेत्रफल निकाल करके खिड़की के क्षेत्रफल को इसमें से घटा लोगे। क्या करोगे, खिड़की के क्षेत्रफल को घटा लोगे। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको समझ में आ गई और ये वाली भी बात आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई तो भाई आगे आता है पेंटिंग कराने का खर्चा। तो पेंटिंग कराने के खर्चे से आप बिल्कुल परेशान ना होइए। पेंटिंग कराने के लिए क्या करा जाता है, केवल खर्चा। सपोज करो कि अब आपसे ये कहा गया कि उन चारों दीवारों को आपको पेंट कराना है, तो पेंट कराने का खर्चा, अगर तुमको ये कह रहा है कि मान लो कि वो क्या है, वो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, कितना, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंटिंग कराना है, तो पेंटिंग कराने में खर्चा कितना आएगा भाई, जो आपने क्षेत्रफल निकाल के रखा है उसी क्षेत्रफल में खर्चे से गुणा कर दो। तो सपोज करो कि अगर वो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वो खर्चा लग रहा है, तो मेरे भाई ये बताओ क्या 88 में आप 20 से गुणा नहीं कर पाओगे, आराम से कर दोगे। तो 88 दूना कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 8 16 1 17, यानी कि 1760 रुपए तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1760 रुपए तुम्हारा खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पेंटिंग का खर्चा भी निकाल सकते हो, चाहे वो चारों दीवारों पे करवाना हो, चाहे वो फर्श पे करवाना हो, चाहे छत पे करवाना हो, कहीं भी पेंटिंग करवाने का खर्चा अगर वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और क्षेत्रफल निकालने के जस्ट बाद आपको उसी खर्चे से गुणा कर देना पड़ेगा। जैसे यहां पे 20 था ना, तो इस 20 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। जैसे ही आप गुणा करते हो तुरंत के तुरंत आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पेंटिंग कराने का भी खर्चा आपका आराम से निकल गया। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन तीनों बातों पे तो हम लोगों ने बात कर ली, इन तीनों टॉपिक्स पे तो हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। ओके, चलो पहले इसको क्लीन कर देते हैं फिर इस पे बात करते हैं। अब देखो, जैसे ही हम लोग बात करना शुरू करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक छोटा सा फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आना चाहिए। भैया संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ कहे या छह दीवार कहे। 6 दीवार मतलब कौन सी, एक तो ये वाली, एक इसके सामने वाली 2, एक बगल वाली और इसके बगल वाली, कितनी हो गई, 4 दीवारें हो गई, एक नीचे फर्श और एक ऊपर वाली छत। तो ये कुल मिला के 6 तल होते हैं। इन्हीं 6 तलों को 6 दीवार भी बोल सकते हो या इन्हीं छवों को मिला के संपूर्ण पृष्ठ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर ये कहा जाए कि पूरे कमरे का, पूरे यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का, कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो उसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुणे लंबाई। ओके, ये होता 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फार्मूला जो होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का। इसके पहले हम लोगों ने लंबाई कितनी ली थी? लंबाई हम लोगों ने 10 ली थी। चौड़ाई कितनी ली थी भाई? चौड़ाई हम लोगों ने 5 ली थी। और ऊंचाई कितनी ली थी? ऊंचाई हम लोगों ने 3 मीटर ली थी। यानी कि ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब हमसे कोई ये पूछे, अगर हमसे कोई ये पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ का, कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे बताओगे भाई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? इसमें 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है? 10 लिखो, गुणे चौड़ाई कितना है? 5, तो 10 गुणे 5 ही हो गया, प्लस चौड़ाई कितना है? 5 गुणे ऊंचाई कितना है? 3 प्लस ऊंचाई कितना है? 3 गुणे लंबाई कितना है? 10। ये बात आपको समझ में आती है? पक्का? अगर ये बात आपको समझ में आती है मेरे भाई, तो बस बात ही खत्म हो गई ना। 10 पचे 50 प्लस 5 तियां 15 प्लस 10 तियां 30। ओके, अब 50 10 60 5 65 और 65 प्लस 30, 65 प्लस 30 95 95, 95 गुणे 2, 95 गुणे 2 अरे 40, 50 30 80, 80 10 90 5 95, 95 गुणे 2 कितना होगा? 2 पंचे 10 और दोनों 18 1 19, 190 क्या वर्ग मीटर। 190 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी लिखा हो, वो दोनों सही होता है। तो 190 वर्ग मीटर आ गया तुम्हारा क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या ये बात पूरी आपको समझ में आती है? बस यही बात होती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने की। अब भाई तुमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा लिया, अब तुमसे ये कहा कि संपूर्ण पृष्ठ पे पुताई कराने का खर्चा निकालो, तो खर्चे से गुणा कर दो। किसको? इसी निकाले हुए क्षेत्रफल को। ओके, तो बहुत ही सिंपल होता है। बस हमको ये जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये फार्मूले अगर हमारे दिमाग में रहते हैं भाई, तो हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कमरे में जो ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकता है वो यही कर सकता है कि कमरे का क्षेत्रफल पूछ ले, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले, पेंटिंग कराने का खर्चा पूछ ले, या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले, या ये भी पूछ सकता है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हो, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हो, और आपसे ये पूछे कि कमरे में कितनी हवा आएगी, कमरे में कितनी हवा आएगी। या मान लो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी टंकी की दे दिया, तो ये पूछा कि उसमें कितना पानी आएगा। तो पानी आए या हवा आए, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है आयतन। हमें क्या निकालना होता है? आयतन। और उस आयतन का सूत्र क्या होता है? उस आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर देते हैं तो वो आयतन निकल के आता है। यहां पे ये हमें बताओ कि आयतन क्या होगा। अरे यार 10 गुणे 5 गुणे 3, क्योंकि 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा 3 मीटर ऊंचा है, तो 10 पचे 50 तियां 150, 150 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब कहो या घन मीटर कहो इसे, ठीक है, मीटर क्यूब कहो या घन मीटर कहो, तो आयतन ऐसे निकाला जाता है। अगर ये पूछ रहा है कि कितने लीटर हवा आएगी या कितना लीटर पानी आएगा, तो लीटर में बदलने के लिए घन मीटर को क्या करते हैं? 1000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, और अब भी आप जान लीजिए कि एक घन मीटर बराबर क्या होता है? 1000 लीटर होता है। ओके, तो आयतन निकाल के 1000 से गुणा कर दो तो वो लीटर में बदल जाएगा। वो 1 लीटर वो लीटर में बदल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आयतन पर भी कितना हवा कितना पानी, कमरे में कितनी हवा आएगी, तो हवा या पानी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सीधे सीधे आयतन निकाला जाता
है। और आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक बार मेरे साथ बोलो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वेरी गुड। चलो, तो अब ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कमरे से रिलेटेड, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलो, वो अगला क्वेश्चन जो छोटा सा बनता है मेरे भाई, वो रहता है कमरे का आयतन भी हो गया ना, और कमरे का संपूर्ण पृष्ठ भी हो गया, ये दोनों हम लोगों के हो गए। अब हमको निकालना है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है भैया, विकर्ण का मतलब पता है क्या हुआ, जैसे मान लो ये कमरा है, जैसे मान लो ये कमरा है तुम्हारा, और इस कमरे की लंबाई मान लो 5 मीटर है, इस कमरे की लंबाई मान लो 4 मीटर, मान लो 4 मीटर है, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मान लो 3 मीटर है। तो ये जो सबसे बड़ी वाली दूरी होती है ना, ये जो सबसे बड़ी वाली दूरी होती है, इसी को कहते हैं विकर्ण, इसी को कहते हैं विकर्ण, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल। ओके, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल या विकर्ण, डायगोनल या विकर्ण बोलते हैं। भैया इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसको भी जान लो कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। भैया इसमें लंबाई तो 4 दिख रही है, हाँ तो ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, तो 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। तो अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 बराबर कितना आता है, 5 मीटर आता है। क्या आता है, 5 मीटर। तो कभी भी अगर हमसे विकर्ण की बात करें तो हमें विकर्ण का फार्मूला पता होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ओके, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम विकर्ण निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। तो मुझे अब लगता है कि आप विकर्ण निकालने में भी आराम से सक्षम है, आपको विकर्ण निकालने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ओके, बात समझ में आई, पक्का। चल, अब अगला जो क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका आता है कि कमरे में टाइल्स लगवानी है, कमरे में क्या लगवानी है, टाइल्स लगवानी है, और उस टाइल्स लगवाने का खर्चा क्या आएगा, टाइल्स की संख्या क्या होगी, ये सारी बातें हमसे करता है। तो भाई सबसे पहली बात तो हमें कमरे की लंबाई दी गई होगी, कमरे की लंबाई मान लो 10 मीटर है, और चौड़ाई मान लो 5 मीटर है। अब हमसे वो ये कह रहा है कि इसमें एक टाइल लगवानी है, मतलब टाइल्स लगवानी है, जिसकी टाइल्स की लंबाई मान लो 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें टाइल लगवाना है, उस टाइल्स की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब तुम्हें पहली बात तो ये बतानी है कि टाइल्स की संख्या क्या होगी। क्या, टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या का फार्मूला होता है टाइल्स की संख्या बराबर पूरे कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे या जिस पे लगवाना है, मान लो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श पे लगवाना है, टाइल्स फर्श पे ही लगाई जाती है, तो मान लो फर्श का क्षेत्रफल ओके, बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, टाइल्स का जब तुम क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो टाइल्स की भी लंबाई उसी यूनिट में होनी चाहिए, उसी इकाई में होनी चाहिए जिस इकाई में तुम्हारे कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। यहां लंबाई और चौड़ाई देखो मीटर में है, यहां पे सेंटीमीटर में है, तो ऐसा करो कि कमरे की लंबाई चौड़ाई को भी क्या करो, मीटर में बदल लो। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये देखो 100, अब भाई 10 मीटर था तो ये कितना हो जाएगा 1000, गुणे ये 5 मीटर है तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, 500, और अपान में टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है 50, गुणे टाइल्स की चौड़ाई कितनी है 20। अब इन दोनों को काट दो, तुम्हारा आंसर आराम से आ गया। भाई ये कटा, 5 दूना 10, 1 0 यहां से गया, तो कुल कितना आ गया 500 टाइल्स आ गई।
500 टाइल्स आ गई। यानी कि आज के बाद आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कभी भी टाइल्स की संख्या निकालनी हो, कभी भी टाइल्स की संख्या निकालनी हो तो टाइल्स के क्षेत्रफल से उस कमरे की फर्श पे अगर लगाना है तो फर्श के क्षेत्रफल को भाग कर दो, अगर छत में लगाना है तो छत की क्षेत्रफल से भाग कर दो, किसी दीवार पे लगाना है तो उस दीवार के क्षेत्रफल को भाग कर दो। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए फर्श का क्षेत्रफल या दिए गए आयत का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, जैसे ही तुम भाग करोगे वैसे ही तुरंत के तुरंत तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत तुम्हें टाइल्स की संख्या मिल जाएगी। अब इसमें यह भी एक क्वेश्चन आता है कि टाइल्स लगाने का खर्चा क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, एक टाइल लगाने का खर्चा मान लो आपसे 50 रुपए बोल रहा है, मान लो कितना 50 रुपए बोल रहा है कि एक टाइल लगाने का खर्चा 50 रुपए है, तो कितनी टाइल्स निकल के आई है 500। तो 500 को 50 से गुणा कर दो, 500 को क्या करो 50 से गुणा कर दो, कितना आएगा 25 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी कि 25,000 रुपए क्या हुए टाइल लगाने का खर्चा। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी कि अगर किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना हो, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, खिड़की को छोड़ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो, फर्श में टाइल लगवाना हो, टाइल का खर्चा कितना आएगा, पोताई कराने का खर्चा कितना आएगा, यानी कि एक कमरे से रिलेटेड या कभी उसका विकर्ण निकालना हो, तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए अब आप बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। तो अब इस वाले सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और मैं ये चाहता हूं कि अब आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो आप उनको खोज के अपनी बुक से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको कोई फंसा नहीं सकता है किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में। ओके, तो अब आप बिल्कुल लग जाइए, अपने रिवीजन ट्रैक पे आ जाइए, जितनी भी चीजें आप पढ़ चुके हैं उनको 1 बाय 1 करके रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको बिल्कुल फोड़ के आना है भाई, आपको फोड़ के आना है, एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करके आना है, एकदम फोड़ के आना है आपकी बात, ठीक है। तो चलो अब इस वाले सेशन को यही एंड करते हैं और नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग मैदान और खेत से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए किसमें, यस रिवाइज करने में और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के कॉन्सेप्ट्स को जबरदस्त करने में। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।